नमस्कार दोस्तों। त्योहारों का मौसम है। दिवाली के उपलक्ष्य में मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द डॉक्टर हू टेल स्टोरीज। मैं हूं आपके साथ निमी रस्तोगी। पहला सीज़न पूरा हो चुका है। दूसरे सीज़न में 2 कहानियां मैं आपको सुना चुकी हूं। आज मैं दूसरे सीज़न की तीसरी कहानी आपके बीच लेके आई हूं। मेरी इस कहानी का शीर्षक है द फॉरेनर। कुछ साल पुरानी बात है। अक्टूबर का ही महीना था। मंगलवार का दिन था। उस दिन मेरी ओपीडी 6 घंटे की होती है। तो शुरुआत से हम अपने आप को ब्रेस अप कर लेते हैं कि आज तो लंबा बैठना है। तो ऐसे में पहली मरीज़ आती हैं, वो उनको मैं जानती नहीं हूँ। पहली बार वो दिखा रही है, तो न्यू वॉक इन पेशेंट होंगी। वो प्रेग्नेंट हैं, वो आके बैठती हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहे बिना उनको कहती हूँ कि आप एग्जामिनेशन टेबल पर जाके लेटिए। वो जैसे ही उठती हैं, उनका जूड़ा खुल जाता है और उनके काले लंबे घने बाल उनके कंधे में बिखर जाते हैं। मैं पहली बार उनकी फिजिकल फॉर्म को आंख भर के देखती हूँ, ऊपर से नीचे, और मेरे मुंह से निकलता है, ओ माय गॉड, यू आर सो ब्यूटिफुल। वो मुस्करा देती हैं और टेबल पे जाकर लेट जाती हैं। अक्सर हम मरीज़ पर पूरा ध्यान नज़र भर के देते नहीं हैं। लेकिन ये आज का दिन कुछ ख़ास था। ये पेशेंट भी, आपको यकीन रहेगा बाद में कि ये पेशेंट भी कुछ ख़ास ही थी। खैर, जैसे वो लेटती है, मेरी नज़र उनके प्रिस्क्रिप्शन पे जाती है और मेरे दिमाग में ख़्याल आता है, ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत लड़की का इतना बदसूरत नाम, डिंकू कुमारी, 26 साल। कौन रखता है आजकल ऐसा नाम, डिंकू कुमारी। खैर, मेरे अंदर के क्रिटिक ने मुझे डांट लगाई उसी वक्त और बोला, अरे अब तुम्हें नाम से भी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, मैं अपने उल जलूल ख़यालों को अपने अंदर समेट के उनको एग्ज़ामिन करने जाती हूँ और पूरा उनका केस जब मैं एग्ज़ामिन कर लेती हूँ और उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डिंकू के बारे में सिर्फ उनका नाम ही अनयूजुअल नहीं था, उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी केस हिस्ट्री, सब कुछ अनयूजुअल थी और उसी पर ये कहानी आधारित है। अब डिंकू दिल्ली से नहीं थी। डिंकू झारखंड की डीप ट्राइबल बेल्ट से आती थी। डिंकू पढ़ी लिखी थी। डिंकू एम्प्लॉयड थी, अर्निंग थी, और डिंकू मैरिड थी और उनका हस्बैंड एक यूएस सिटीजन था। वेल, ओके। तो देवघर नाम की एक जगह है जो कि ट्राइबल बेल्ट में आती है। वहाँ से डिंकू के पूर्वज आते हैं। डिंकू के दादा जो थे वो काफ़ी बड़े रिफॉर्मर थे उस बेल्ट के, और उन्होंने जो नोमैडिक लाइफ थी वो त्याग के स्टेबल लाइफ का मूवमेंट शुरू किया था। उन्होंने अपने बड़े लड़के विभूति रॉय को खूब पढ़ाया और उसके बाद विभूति रॉय का, वो भी एक तरह के रिफॉर्मिस्ट थे जो डिंकू के फादर थे और एक तरह के रिबेल भी थे। विभूति रॉय कोचिंग सेंटर चलाते हैं देवघर में, और डिंकू की माँ का नाम है जया। जया आती हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से, और वो एक फिशरमैन की बेटी हैं। वो 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं। खैर, झारखंड का नाम ही सुन के लगता है कि शायद रिग्रेसिव हों या शायद उन्हें समझाना पड़े, बट टिंकू काफ़ी समझदार थी और देखने में तो अच्छी थी ही वो। टिंकू पढ़ी लिखी थी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उन्होंने डिप्लोमा किया था पब्लिक हेल्थ में, और देवघर से बाद में वो रांची आ गई थी और उन्होंने एक एनजीओ में जॉब कर लिया था। एनजीओ का नाम था रोशनी लर्न एंड अर्न। तो ये थी डिंकू की बैकग्राउंड। अब जब डिंकू की बात करें तो उनके हस्बैंड की बात करनी होगी। उनका नाम था जेम्स। जेम्स कैलिफोर्निया से आते थे। वो एक पीएचडी स्कॉलर थे। जेम्स कैलिफोर्निया के यूसी डेविस कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में कोई ब्रेक थ्रू रिसर्च कर रहे थे ऑन हेलमिंथिक इन्फेक्शन। तो उनको एक पेपर लिखना था, और जो झारखंड की बेल्ट है वहाँ पर ये बीमारी, हेलमिंथिक बीमारी बहुत एंडेमिक है। तो झारखंड से ज़्यादा अच्छी क्या जगह हो सकती थी। तो वो कैलिफोर्निया से 2-3 महीने के लिए रांची में आके रहते हैं। वहाँ से डेटा स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ डेटा की ज़रूरत होती है, तो वो एनजीओ पहुँचते हैं।
वहाँ पे इनको मिल जाती हैं इनकी महबूबा यानी डिंकू। इनको देखते ही उससे प्यार हो जाता है, और सच में अगर मैंने कहीं कोई सेम्बलेंस ऑफ लव एट फर्स्ट साइट देखी है तो वो इन्हीं के केस में होगी। she she and he both fall in love, and it is from their chemistry was electric. दोनों काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन डिंकू अंग्रेज़ी बोल लेती थी, ऑफ कोर्स जेम्स को तो हिंदी नहीं आती थी, लेकिन दोनों बहुत एम्पैथेटिक और बहुत नॉलेजेबल थे। उनको प्यार हो जाता है और प्यार फिज़िकल इंटीमेसी में बदल जाता है, और उसके बाद डिंकू प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो जेम्स को बताती हैं, तो जेम्स अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, एंड रेबेका एंड रॉबर्ट जो उनके पेरेंट्स थे, रेबेका डेंटल हाइजीनिस्ट थी और रॉबर्ट प्रॉपर्टी लीज का बिजनेस देखते थे। दे आर ऑल्सो वेरी ब्रॉड माइंडेड, प्रोग्रेसिव माइंडेड। तो वो कहते हैं कि तुम शादी कर लो, इफ़ यू लाइक्ड, if you found your match, please go ahead, marry and bring her to US. जेम्स बताते हैं डिंकू कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब डिंकू का प्यार मोर ऑफ इनसिक्योरिटी से जुड़ा है, लाइक ऑफ कोर्स वो प्यार करती हैं, ऑफ कोर्स उनके इमोशंस रियल हैं, लेकिन उनको लाइफ में एक एंकर चाहिए था, एक सिक्योरिटी चाहिए थी, बिकॉज उन्हें दुनिया भर की पावर्टी, ऑर्थोडॉक्सी और तमाम तरह के ऐसी बातें देखी हैं जिससे वो हट के आगे कुछ लाइफ में करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाहती थी, और वो उनके बैकग्राउंड में, उनकी होम स्टेट में पॉसिबल नहीं था। खैर डिंकू राज़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज उनके पेरेंट्स कभी राज़ी नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो वो क्या करते हैं कि जेम्स का एक फ़नी रोमांटिक आइडिया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं ताजमहल के सामने प्रपोज़ करूँगा। तो वो दिल्ली आते हैं, वैसे भी उनको दिल्ली आना ही है, रांची से दिल्ली आते हैं दोनों, डिंकू और जेम्स, पासपोर्ट बनाने के लिए। इनका पासपोर्ट भी नहीं था डिंकू का, और वो पासपोर्ट और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और ताजमहल के आगे वो प्रपोज़ करते हैं। बाद में उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई, लाइक वो ताजमहल को की बैकड्रॉप में इस तरह से, और बहुत खुश थे दोनों। खैर दोनों की शादी हो जाती है और फिर ये लोग वापस चल जाते हैं। अभी पासपोर्ट वीज़ा में थोड़ा टाइम था, तो ये वापस चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि पेरेंट्स को बताएंगे और पेरेंट्स मान जाएंगे, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है, इवन विभूति रॉय और जया जी एकदम गुस्से में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ख़बरदार, जो कम्युनिटी में किसी को बताया ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि डिंकू प्रेग्नेंट हैं, अभी वो इसी बात से थे कि एक दूसरी जात का, दूसरे देश का क्रिश्चियन बॉय कैसे हमारी देसी लड़की के साथ, उन्हें तो यही लगता था कि वो छोड़ देगा उसको, ये तो एक तरह का धोखा हो जाएगा उसके साथ। खैर डिंकू समझ जाती है कि यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग एक्सेप्ट करें, तो ये रातों रात जो भी सामान इन्हें मिलता है वो रात की फ़्लाइट से दिल्ली वापस आ जाते हैं, क्योंकि डिंकू ने मुझे बाद में बताया कि अगर वो नहीं आती तो डेफिनेटली दोनों की लाशें मिलनी थी वहाँ। वेरी स्कैरी। खैर ये आ जाते हैं दिल्ली, ये अपने वीज़ा का इंतज़ार करती हैं। ये अलकनंदा में सेकंड फ्लोर पर कोई फ्लैट है, वो ले लेती हैं, और डिंकू की प्रेगनेंसी और एडवांस होती है। इस दौरान वो मुझे दिखाने आती हैं, उसके बाद वो फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं। डिंकू ज़्यादा बोलती नहीं थी, जब भी डिंकू और जेम्स आते थे तो जेम्स ही ज़्यादातर बात करते थे। मैं आपको यकीन दिलाऊं, कोई भी कपल इतना केयरिंग, जहाँ एक पार्टनर इतना केयरिंग हो, मैंने आज तक नहीं देखा। सारे टाइम वो डिंकू का हाथ पकड़ के रहते थे, चाहे वो इंजेक्शन लगना हो, चाहे वो सोनोग्राफी हो, और दवाइयाँ वो समझते थे और उसको अपने हाथ से खिलाते थे। एक दिन ऐसे ही मैंने कह दिया कि डिंकू का हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है, तो आप इनको लोहे की कढ़ाई में अगर आप खाना बना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उसको आयरन सूट नहीं कर रहा था टैबलेट फॉर्म में। तो उसी दिन मैं अपने पर्सनल काम से
एक पीछे ग्रोसर्स मार्केट है, वहाँ गई तो देखा कि इतनी गर्मी थी उस दिन, और वो लोहे की कढ़ाई ढूंढने के लिए मालवीय नगर में घूम रहे थे. लाइक ही यूज टू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली. डिंकू को कहीं कोई हार्म ना पहुंच जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो, वो उसका ख्याल जेम्स इतना रखते थे कि कोई तीसरी इंसान भी नहीं रख सकता. ये परदेसी बाबू बिल्कुल टोटली इन लव थे, और वो बहुत उनकी इंटेग्रिटी बहुत हाई थी. मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस थी, क्योंकि एक तरह का कमिटमेंट जो उन्होंने डिंकू के लिए किया था वो अनवेवरिंग था. मतलब उन्हें कोई भी इनकन्वीनियंस ऐसी नहीं लगती थी कि वो उन्हें नहीं करना है, या उनके प्यार में कोई चीज़ आड़े आएगी. ही वॉज टोटली कम्प्लीटली मैडली कमिटेड टू हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड टू बी. खैर उनका वीज़ा आ जाता है, और मेरे पास दोनों खुशी खुशी आते हैं. उस दिन थोड़ा मैंने डिक्कू को मुस्कुराते हुए देखा, वरना वो चुपचाप ऐसे बैठी रहती थी ना, वो बोलती कम थी. मुझसे कहती हैं कि मैम आप इनको बोलो कि मुझे बाल स्ट्रीक कराने दें. इन्होंने कहा था कि अगर वीज़ा आ जाएगा तो देन मैंने उन्हें समझाया कि देखो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा नहीं है रहता है, पर अगर तुम कराना चाहती हो तो नीचे नीचे से करा लो. देन शी वॉज़ वेरी हैप्पी. देन आई टोल्ड जेम्स कि इनको अपनी मन की करने दीजिए, वैसे भी आप लोग 2-3 हफ्ते में यूएस जा ही रहे हैं. सो ये बात आई गई होगी, उन्होंने स्ट्रीक करा लिए होंगे. अगले ही दिन मुझे मेरी स्टाफ बताती हैं कि they used to call James the angel, James the angel, because he always used to say you got to do what you got to do. It was that तकिया कलाम था उनका कि you got to do what you got to do. तो वो बिल्कुल नाक की सीध में चलते थे. जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी बहुत ही सिंसियरली से फॉलो करते थे. तो मुझे स्टाफ ने बताया कि जेम्स दी एंजल आए हैं, साथ में 2 लड़कियां हैं, एक तो उनकी वाइफ है, एक कोई और है. अब पता नहीं कौन है. अंदर आते हैं, बैठते हैं, पता चलता है दूसरी जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, 16-17 हफ्ते की प्रेगनेंसी है. और वो कहते हैं कि ये अनमैरिड है, ये बच्चा नहीं रख सकती, तो इनको टर्मिनेट करना है. देन आई लुक अप, आई सेड नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट केस, शी इज़ एनीमिक, she is already in the advanced stage of pregnancy. We'll have to do complete screening for her, और इस दौरान किसी को कंसेंट देना होगा, किसी को इसके लिए ब्लड अरेंज करना होगा, और एक डॉक्टर से होगा नहीं. वी हैव टू कीप हर एडमिटेड फॉर फ्यू डेज. मैं जेम्स से पूछती हूँ हु इज़ शी टू यू. तो परोमा, इनफैक्ट दोनों से मेरा सवाल था, ये कौन है, क्या लगती है आपकी. तो डिंकू तो कुछ बोलती नहीं, परोमा भी कुछ नहीं बोलती. जेम्स कहता डॉक्टर दिस इज़ परोमिता, दिस इज़ डिंकूज यंगर सिस्टर. और जिस तरह से कह रहे थे ऐसा लग रहा था उन्हीं की यंगर सिस्टर है. मतलब डिंकू के रिश्तेदार जेम्स के रिश्तेदार, डिंकू की जिम्मेदारियाँ जेम्स की जिम्मेदारियाँ, इस तरह से था. मैंने जेम्स से कहा जेम्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट केस एंड आई एम नॉट श्योर दैट यू शुड गेट इन टू दिस. तो जेम्स कहते हैं बट इफ़ शी गोज़ बैक दे विल किल हर. और जेम्स इस तरह से मैटर ऑफ फैक्टली ये बात कह रहे थे कि इसकी सच्चाई की रियल डेप्थ मुझे समझ आई कि अगर हम इसका टर्मिनेशन नहीं करेंगे तो डिंकू की जो बहन है जिसका आशिक उसको धोखा दे के चला गया है, ये वापस जाएगी तो ये मारी जाएगी, बच्चे को भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे. एंड डिंकू इज़ नर्वस इन फ्रंट, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. वो भी अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन डिंकू सडनली इनसिक्योर हो जाती है और कहती है कि क्या ये एक दिन में हो सकता है. आई सेड नहीं. क्या ये डॉक्टर आपके क्लिनिक में क्या हो सकता है. आई सेड नहीं, इनको एडमिट करना पड़ेगा. क्या बिना ब्लड दिए काम चल सकता है. आई सेड नहीं, इनको ब्लड देना पड़ेगा. अब ये केस इतना डिफ़िकल्ट है कि अगर ये लोग कंसेंट देते हैं तो जब तक इनकी फ़्लाइट होगी तब तक तो ये हो सकता है ये केस और कंपाउंड हो जाए, या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन निकल आए, या हमें कुछ और करना पड़े. यू नो, फाइनेंसेस वर लेस ऑफ अ प्रॉब्लम. इट वाज मोर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज दिस कुड हैव डिलेड
द कपल्स जर्नी ऑनवर्ड्स टू यूएस, बिकॉज उसकी भी प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही थी. तो जेम्स कहता है कि इज देयर नो अदर वे. आई सेड नो देयर इज नो अदर वे. आई वाज थिंकिंग जेम्स विल शाई अवे and say okay, forget it, then we'll leave because we cannot jeopardize our own case. लेकिन जेम्स being as a person of high integrity as he was, he says okay, all right, you got to do what you got to do. I'll arrange the money, you please admit her and terminate and do whatever you have to do. अब जेम्स और डिंकू का लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है कि वो ये कहती है कि डॉक्टर आप इन्हें समझाइए कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इसका ख्याल कैसे रखूँगी, और इसको ब्लड कौन डोनेट करेगा, खर्चा कहाँ से आएगा, बाद में ये क्या करेगी. वो लड़की एकदम पैरानॉइड हो जाती है, वो बात करते हुए कांपने लगती है. उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो आशा की किरण आई है, जो एक एंकर उसको मिला है, जो एक उसके सपने आगे जिसको वो देख रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें स्पॉइलर होने वाला है, ये केस या ये उसकी बहन. तो शी टर्न्स वेरी इनसिक्योर, शी ऑल्सो टर्न्स अ लिटिल सेल्फ सेंटर्ड, नॉट थिंकिंग स्ट्रेट. बट कैन यू ब्लेम हर? नो, यू कांट. बट जेम्स जो है वो बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठकर सारी बात समझते हैं, फिर ब्लड डोनेट करते हैं, फिर एडमिट कराते हैं, फिर वो किसी अपने नेटिव जगह से जो दिल्ली में सेटल हैं उनको बुला के उनके भी कंसेंट लेते हैं, और इस तरह से हम उन्हें एडमिट कर लेते हैं. अब आज हमने उन्हें एडमिट किया है, कल उनकी सर्जरी है, कल उनका प्रोसीजर है. उनको ब्लड चढ़ाते हैं, उनको ब्लड से रिएक्शन हो जाता है, एक कॉम्प्लिकेशन. उसके बाद उनको सिवियर यूटीआई हो जाता है, दूसरी कॉम्प्लिकेशन. उसके बाद वो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, तीसरी कॉम्प्लिकेशन. इतनी देर में प्रेगनेंसी 17 वीक्स प्लस 18 वीक्स के आसपास हो जाती है, चौथी कॉम्प्लिकेशन. सारी कॉम्प्लिकेशंस को मैं एक एक करके धीरे धीरे ग्रेजुअली जेम्स को बताती हूँ. डिंकू गोज़ कम्प्लीटली इनसेन. हमने ये क्या मुसीबत मोल ले ली है, हमें तो निकलना है यहाँ से, डॉक्टर प्लीज़ डोंट जस्ट गो बैक, इसको मैं तो नहीं करने वाली है. इतनी ज़्यादा वो पैरानॉइड हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, नींद उसे आती नहीं है कि हमको डिंकू को भी बराबर वाले रूम में एडमिट करना पड़ता है. सो पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है. डिंकू है, जेम्स हैं, परोमिता है, उनका कोई जो गांव का पुराना कोई है उनका फ्रेंड, वो है. जेम्स से मैं फिर पूछती हूँ, डू यू स्टिल वांट टू गो? या नहीं तो ये मर जाएगी, क्या होगा फिर. तो अब जिस तरह से वो बातें करते थे, मैं भी काफ़ी इंस्पायर होती थी कि भाई जो चीज़ आप डिसाइड कर चुके हैं उसके बारे में आप वापस कैसे जा सकते हैं. अब यहाँ एक देसी आशिक है जो लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया है, और यहाँ एक परदेसी बाबू हैं जो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ना केवल अपना बल्कि अपने लव्ड वन की फैमिलीज़ का. वेयर इज़ अ कंपैरिजन. और क्यों कुछ लोग इतने एम्पैथेटिक और इतने स्ट्रेट थिंकर्स होते हैं, इतने सिक्योर होते हैं, न जाने कैसे उनका विश्वास इस कदर पहुंचता है कि वो उनको अपने आप पे भी भरोसा होता है और अपने रिश्तों पर भी भरोसा होता है. ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था, ये सब मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी. मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी जेम्स से, और मेरे और उसके बीच एक टैसिट केमिस्ट्री थी जो जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती थी, जैसे ऊटी के अंदर घुस रहे हैं या बाहर आ रहे हैं या विज़िट करके या जो भी है, वो स्माइल करता था, मैं स्माइल करती थी. आँख में हम एक दूसरे को बता देते थे कि अभी तक सब ठीक है. खैर वो प्रोसीजर होता है, फाइनली वो प्रोसीजर ठीक ठाक हो जाता है, और उसके बाद 9 दिन के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाती है. हमारी सबकी सांस ऊपर नीचे एकदम, हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, और धीरे धीरे डिंकू जिसको हम पहले ही डिस्चार्ज कर चुके थे वो भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है. उसके भी चेहरे की रंगत वापस आ जाती है, उसके चेहरे पे स्माइल आती है. 3 दिन के बाद उसकी फ़्लाइट है, दे हैव टू डू अ बिट ऑफ शॉपिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब तक सब ठीक चल रहा है, फाइन, राइट. अभी आते हैं ये लोग जिस दिन उनकी फ़्लाइट है उसके एक दिन शाम या एक दिन सुबह, मुझे इतना याद नहीं है, और कहते हैं कि वी नीड
सर्टिफिकेट फ्रॉम यू दैट एयरलाइंस मांग रही हैं, जिससे ये है कि शी इज़ फिट टू ट्रैवल। वहाँ मैं उनकी गाइडलाइंस पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है 35 वीक्स। 35 वीक्स माने इसके बियॉन्ड ये ट्रैवल नहीं कर सकती है कोई भी पेशेंट। मैं डेट वाइज कैलकुलेट करती हूँ, शी शुड बी 34 एंड फ्यू डेज। मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ तो आई एम लिटिल सरप्राइज, शी इज़ शोइंग 35 वीक्स 4 डेज, यानी कि बच्चा थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है और अब वो 35 प्लस हो गई है। और अगर मैं उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट देती हूँ तो कोई भी एयरलाइंस उसे ले जाने के लिए राज़ी नहीं होगी। जब मैं जेम्स को ये बताती हूँ तो डिंकू तो रोने ही लगती है, पता नहीं क्या क्या कहने में, तो किस्मत ही ख़राब है और ये वो। डिंकू को जेम्स को एक भी शब्द हिंदी का समझ नहीं आता था, बट उसका रोना समझ आता था। वो भी नीचे बैठ के, पता नहीं समहा वो नीचे बैठ जाती है, वो भी नीचे बैठ जाता है, दोनों बहुत ही फ़नी सीन हो गया था। फिर मैं उनसे कहती हूँ नहीं नहीं इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, बैठो कुछ करते। दोनों बैठ जाते हैं। अब जेम्स बीइंग जेम्स, ही इज़ एब्सोल्युटली straight face, not showing any sign of anguish. He again says you got to do what you got to do. अगर यहाँ रहना पड़ेगा तो रहेंगे। बट डिंकू इज़ क्रेस्ट फॉलन, शी सेइंग कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है डॉक्टर, मैं यहाँ मर जाऊँगी, मुझे यहाँ से निकलना है। मैं ये सोचती हूँ इन्होंने, स्पेशली जेम्स ने, अपनी इतनी सारी लिमिट स्ट्रेच की हैं, इतने सारे बैरियर्स को क्रॉस करके, इतने लोगों की मेहनत से ये केस यहाँ तक पहुँचा है। अब मुझे भी अपनी लिमिट्स थोड़ी एक्सचेंज या एक्सटेंड कर देनी चाहिए, स्ट्रेच कर देनी चाहिए, ताकि मेरी तरफ से इनको एक कंट्रीब्यूशन हो। 3 दिन पहले जितनी हेल्दी थी वो 3 दिन बाद भी उतनी ही हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर वो 3 दिन पहले फ्लाई कर सकती थी तो वो 3 दिन बाद भी फ्लाई कर सकती है। तो मैं रिस्क लेते हुए अपनी ज़िम्मेदारी पर उनकी रिपोर्ट में 34 वीक्स एंड 6 डेज़ लिखती हूँ, बिकॉज उनको उसी रात जाना है। और वो सर्टिफिकेट साइन करती हूँ, स्टैम्प करती हूँ, थिंकिंग ऑफ द रिस्क, बट उसको एनवलप को सील करती हूँ दोनों हाथ से, जेम्स को देती हूँ। आई से दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू, गो फ्लाई। डिंकू ऊपर देखते हैं मुझे, उसके चेहरे पे एक ग्रैटिट्यूड का भाव है। जेम्स बिल्कुल रिलैक्स थे, एज इफ कि उन्हें पता था कि ऐसी होने वाला है। ही ऑल्सो सेज थैंक यू। ही गोज एंड मीट्स everyone in the center, from the sweeper to the lab guy to टेक्नीशियन टू सिस्टर्स। उस दिन नैन्सी हमारी आई नहीं थी तो उसके लिए एक नोट छोड़ के जाते हैं, कुछ टिप वो छोड़ के जाते हैं इंडियन करेंसी में, और कुछ डोनेट करके, हमारे बॉक्स लगा था उसमें जाते हैं और मेरे पास आते हैं। वी एक्सचेंज अ साइलेंट डायलॉग, आई शेक हिज हैंड्स, विश हिम वेल, और डिंकू की तरफ मुड़ के मैं कहती हूँ देखो बच्चा हो जाए सबसे पहले मुझे फ़ोटो भेजिएगा। डिंकू हंसती हैं, बहुत मुश्किल से वो हंसती हैं, और फिर मुझे वही वाली डिंकू याद आती हैं जो पहले दिन मेरे पास आई थी और मेरे मुंह से निकला था, व्हाट अ ब्यूटिफुल वुमन एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल कपल they were. Especially James was complimenting Dinku's charms with his integrity, his steadfastness, his commitment and dedication to his wife and mother of his child to be. ये थी मेरी आज की कहानी द फॉरेनर। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ दिवाली के कुछ दिन के बाद फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।